ये रहा आपका क्लास 10th संस्कृत का 2023-24 का वायरल मॉडल पेपर और ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन। देख सकते हैं हमने पूरे इस पेपर का A to Z पूरा का पूरा सॉल्यूशन किया है बहुत ही आसान तरीके से। इसमें ये बताएंगे कि आपको संस्कृत की कॉपी कैसे बेहतरीन तरीके से लिखना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। भाई साहब मैं खुद संस्कृत क्लास 10th में 94 नंबर लाया था, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। इसमें हम पूरा सॉल्यूशन बताएंगे और यहाँ पर ये भी बताएंगे कि आपको कवर पेज को कैसे फिलअप करना है और ये रहा OMR शीट को कैसे भरना है। सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताएंगे और ये जो आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको दिख रहा है ना, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप जो ये कवर पेज होता है इसको सबसे पहले भरना सीख लीजिए कि इसको कैसे भरा जाता है। देन उसके बाद हम यहाँ पर OMR शीट और ये जो पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो 10 से 15 मिनट की होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहना। देखिए यहाँ पर सेम इसी तरीके से बोर्ड डेमो कॉपी यहाँ पर लिखा रहेगा, यानी कि आप में डेमो कॉपी नहीं रहेगा, जो बोर्ड में रहेगा उसमें डेमो कॉपी नहीं लिखा रहेगा। ठीक है ना, ये डेमो के लिए वीडियो बनाई जा रही है, इस कारण यहाँ पर डेमो कॉपी लिखा गया है। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का आपका मोहर रहेगा, केंद्र का मोहर रहेगा और हाई स्कूल में हो तो यहाँ पर हाई स्कूल का रहेगा, इंटरमीडिएट में हो तो इंटरमीडिएट का रहेगा। देखिए ये हाई स्कूल की वीडियो है लेकिन ये जो है इंटरमीडिएट का ही मुझे मिला तो उसी को मैंने निकलवा लिया। ठीक है ना, यहाँ पर सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें, यानी कि एक भी मिस्टेक आपको नहीं करना है यहाँ पर भरते समय। देखिए पहला पूछ रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी कि अपना जो रोल नंबर है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। तो देखिए मैंने एक रोल नंबर लिख दिया है अपने से कि 124 21 98 235, एक रोल नंबर लिख दिया है। यहाँ पर अनुक्रमांक अंकों में जो भी आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर 10 अंक का आता है, यहाँ पर भर देना है लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से। ठीक है ना, ओवर राइटिंग नहीं करना है, काट पीट नहीं करना है, साफ सुथरा अच्छे तरीके से भर देना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यानी कि इसी चीज को आपको शब्दों में लिखना है। लेकिन यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं कि यहाँ पर दहलाकर लिखने ले जा रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा लंबा चल जा रहा है, इधर तक आ जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन वैसे आपको नहीं करना है, सेम इस तरीके से लिखना है। देखिए 1 है तो 1, 2 है तो 2, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2, फिर 4 है तो 4, फिर 2 है तो 2। इसी तरीके से जितने भी अंक दिए गए हैं कॉमा लगा लगा कर उसको अच्छे से लिख देना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आपका आता है विषय, तो जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम लिखेंगे संस्कृत, यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है संस्कृत। बेस्ट तरीका होता है, यहीं से इंप्रेशन आपका जबरदस्त जाता है एग्जामिनर के पास। तो इंप्रेशन बनाइएगा जितना अच्छा उतना अच्छा आपका मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर प्रश्न पत्र में लिखते हैं, केवल प्रश्न पत्र हमेशा यहाँ पर लिखा छोड़ देते हैं। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि जो भी आपके पेपर पर अंकित संकेतांक होंगे, जो भी कोड का आपका पेपर होगा उस कोड को यहाँ पर भर देना होता है। ठीक है ना, उसके बाद परीक्षा का जो भी दिन होगा वो भर दीजिए। परीक्षा की तिथि जिस यानी कि 28 फरवरी को ये आपका संस्कृत का पेपर है तो मैंने लिख दिया 28 फरवरी 2024 एवं डालकर यहाँ पर पाली में क्लास 10th में हो यानी कि हाई स्कूल में हो तो प्रथम, इंटरमीडिएट में हो तो यहाँ पर द्वितीय लिख देना, लेकिन यहाँ पर हाई स्कूल का लिख रहे हैं तो प्रथम लिख दिए। उसके बाद केंद्र का नाम, जो भी यहाँ पर भी आपका सेंटर गया हो उसका सेंटर का नाम लिख दीजिए। रेवती इंटर कॉलेज बलिया मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो एग्जामिनर होंगे यहाँ पर उनका साइन हो जाएगा, यहाँ पर वे सारी चीजें यहाँ पर भर देंगे। ठीक है ना, तो आइए ये समझ लीजिए। उसके बाद ये समझ लीजिए OMR शीट सेम इस तरीके से आपका रहेगा, कुछ OMR शीट में नहीं भरना है, कुछ नहीं भरना है। ये सारी चीजें जितनी भी ये चीजें ये दिख रहे हैं ना, ये पहले से ही भरा हुआ रहेगा। ये आपका जिला का कोड वगैरह सारी चीजें, यहाँ पर केंद्र कोड भी भरा रहेगा, अनुक्रमांक भी भरा रहेगा, यहाँ पर विषय कोड भी भरा रहेगा और प्रश्न पत्र संख्या भी भरा रहेगा। आपको केवल ये जो OMR शीट मिलेगा तो आपको एक चीज मिला लेना है, बोल रहा हूँ एक चीज जरूर मिला लेना, वरना कॉपी इधर का उधर हो जाती है, यानी कि OMR शीट भी इधर का उधर हो जाता है। अपना रोल नंबर यहाँ पर मिला लीजिएगा कि हाँ मेरा रोल नंबर यही तो है ना, सही है ना, ये मिला लीजिएगा रोल नंबर। ठीक है ना, वरना आप भरेंगे सही लेकिन दूसरे का कॉपी मतलब कि आप में आ जाएगा, दूसरे का रोल नंबर पर भर देंगे तो ये मिला लीजिएगा कि आपका ही रोल नंबर है ना। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आपको पता ही है कि जो प्रश्न पत्र का जो अंकित संकेतांक है यानी कि MB कोड का ये पेपर था तो M और B यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके को लिख देना है। अब देखिए, अब यहाँ तक आप समझ गए ना कि OMR शीट को भी कैसे भरना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, वायरल मॉडल पेपर को निकालते हैं। देखिए ये रहा आपका मॉडल पेपर, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं कि भाई साहब फोकस कर लेते हैं, कैमरामैन फोकस करो, यानी कि समझ है ना। तो यहाँ पर देखिए 70 नंबर का आपका पूर्णांक है, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। इस चीज को आपको अच्छे से निर्देश को पढ़
लेना है ठीक तरीके से। उसके बाद आते हैं जैसे ही खंड अ में यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं। पढ़िए क्या करें कि प्रश्न संख्या 1 से 2 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उसका उत्तर का चयन कीजिए। ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसको अच्छे अच्छे से पढ़ना है और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो दोनों का आंसर आपको देना है। थोड़ा इसका फोकस, हाँ फोकस फुल है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर गद्यांश को पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं आपने मतलब फास्टली कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। यहाँ पर उक्त गद्यांश का शीर्षक आशित, यानी कि ये जो ऊपर गद्यांश दिया गया है ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो भाई साहब ये जो देखिए शंकर यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य। देखिए ओएमआर शीट पर कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले का हमारा क्या सही था, पहले का हमारा बी सही था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले का यहाँ पर बी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है दूसरा नंबर की शंकरा कश्मीर प्रदेश से जन्म लेवे, यानी कि जो शंकर हैं उनका किस प्रदेश में उनका जन्म हुआ, समझिए। यहाँ पर पढ़िए इसी में केरल प्रदेश से यहाँ पर लिखा है ना, तो केरल प्रदेश से जन्म लेवे, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हमने बी वाले को कलर कर दिया अच्छे से। 2 कलर नहीं करना है, केवल एक ही आंसर को चूज करना है, ये नहीं कि ये भी ऐसे नहीं, इसी तरीके से सेम आपको कलरिंग करना है। उसके बाद देखिए उसके बाद मैं केवल, अब ये तो समझ जाए ना, ये आप समझ गए होंगे कि हाँ कैसे भरना है। 2 बता दिया, 2 से समझ गए होंगे आप, डायरेक्ट मैं यहाँ का उत्तर आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद सारी चीजें बाद में बताऊंगा। गुरु नानक से पितु की नाम अस्ति, गुरु नानक के आपको बताना है कि पिता का नाम क्या था, तो गुरु नानक के पिता का नाम था कालू मेहता, ठीक है ना। उसके बाद वीक्षा के सलिल पानम कुर्वंत, यानी कि वीक्षा किससे सलिल पान यानी कि खाना करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं पादे यानी कि उनके जड़ यानी कि पैर से। पृथ्व्याम कति रत्नानि संत, यानी कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो 3 रत्नानि हैं। यहाँ पर अभिवादन शिला से डैश विधोपेशनम श्लोक कम पंक्ति पुनः करे, यानी कि पूर्ण करना है इस पंक्ति को, तो यहाँ पर अभिवादन शिला नित्यम विधोपेशनम, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे से समझिएगा, आपका 95% पक्का दिलवा दूंगा। यहाँ पर कर्मणीय व अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सुक्ति पाठ के किस पाठ से उद्धृत है, तो ये जो सुक्ति आपको बताना है किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये गीतामृतम जो चैप्टर है कृष्ण भगवान का, उसी से लिया गया है भाई साहब। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर में कह रहे हैं कि नाटका दृष्टवा गांधी न हृदय परिवर्तित, यानी कि किस नाटक को देखकर महात्मा गांधी का हृदय परिवर्तित हुआ था, तो याद रखिएगा हरिश्चंद्र नाटक देखे थे और इसी नाटक की वजह से गांधी जी पूरे जीवन भर सत्य बोलते रहे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर रहे, इसी नाटक का प्रभाव था। यहाँ पर अगला करें नागदस नाटक रचयिता आशित, यानी कि नागदस नाटक के रचयिता कौन है आपको बताना है, तो जो है हर्षवर्धन है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको ओएमआर शीट पर सी है तो सी को कलर कर देना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद समित्रणक्षरम इदम प्रवंति संत इति क कथ्यत, ये किसने कहा था, तो वो आफ्ताब बोला था, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर उपखंड ख आता है, इसमें करा इक प्रत्याहार के वर्ण है, इक प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं, तो अ इ उ ड़, यानी अ इ उ ड़ री लिरी क, यानी कि ड़ को छोड़ देंगे, री लिरी लिख देंगे, क को भी छोड़ देंगे, तो अ इ उ ड़ को छोड़ देंगे, री लिरी। यहाँ पर लिरी नहीं दिया है, अ इ उ ड़ री लिरी, ये वाला बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 11वां का बी नंबर। यहाँ पर त का उच्चारण स्थान है, त का उच्चारण स्थान क्या है, त बोलिए ना, त बोलेंगे तो त कहाँ आता है, तो आता है आपके दंत से यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। हरिम वंदे में संधि विच्छेद है, हरिम वंदे में संधि है, संधि पूछ रहा है। हरिम अंक का मंत्रा ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कि समझिएगा अनुस्वार यही परस वर्ण, यानी कि अनुस्वार संधि हो जाएगा। यहाँ पर चलिए नमस्ते का संधि विच्छेद है, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है, नम अधन अस्ते, यानी नम अधन ते नमस्ते। यहाँ पर राज्ञा का विभक्ति एवं वचन रूप है, राज्ञा का विभक्ति और वचन रूप क्या है भाई साहब, बताइए। राज्ञा का विभक्ति और वचन जो है तृतीया विभक्ति एक वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन। यहाँ पर वारी शब्द में षष्ठी विभक्ति और एक वचन आपको बताना है वारी शब्द में, तो जो हो जाएगा वारिणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वारिणा। नमामि रूप है, नमामि रूप किस चीज का है, बताइए कौन से लकार, कौन से पुरुष और कौन से वचन का है, तो जो नमामि शब्द है आपका लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का है। यहाँ पर भवेयु रूप किस लकार का है, भवेयु रूप किस लकार का है बताइएगा, भवेयु रूप जो है आपका विधिलिंग लकार का है। ए का मंत्र यहाँ पर दिख रहा है ना, तो विधिलिंग चाहिए ए में आ रहा है ना कि यहाँ ए है, तो यानी कि विधिलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए 19वां नंबर का है प्रतिदिनम में समास है, दीनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, इसमें कौन सा समास है आपको बताना है, तो इसमें जो समास आपका है कौन सा अविभाव समास है। प्रति जो होता है सबसे पहला शब्द ये अवयव है, यानी कि आपका अविभाव समास हो जाएगा। यहाँ पर त्रिभुवन का समास विग्रह है, त्रिभुवनम का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तेरणानाम भुवनानाम समाहारः, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलिए ये सारी चीजें तो समाप्त हो गई, अब आता है यहाँ पर भयंकर, क्या भयंकर, कुछ नहीं, भयंकर आ रहा है
क्या यह बदसा आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिए भाई साहब ये आ रहा है खंड ब। खंड ब में आ रहा है भाई साहब यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि उपखंड ख, जिसका उत्तर आपको इसकी कॉपी पर देना है। कैसे देना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें अभी बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर कॉपी को हम पलट रहे हैं, देखिए पलट रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें तो आपसे कोई मतलब नहीं, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये सारी चीजें कवर पेज पर सारी चीजें लिखी जाती है। तो देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग कैसे बनाना है ताकि एग्जामिनर को सबसे पहले आपकी ही कॉपी दिखे। कैसे हेडिंग बनाना है समझिएगा, समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर खंड ब लिखा है ना, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि सारी चीजें आपको पेपर जैसा दिखाई दे। देखिए भाई साहब पेपर हमारे पास उतने पैसे अभी नहीं कलेक्ट हुए थे, इस कारण मैंने पेपर नहीं निकलवा पाया। तो यहाँ पर दूसरे के मोबाइल से यहाँ पर मैं इस पेपर का सोल्यूशन बना रहा हूँ। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न और उपखंड ख लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, खंड ब लिखेंगे। खंड ब थोड़ा मोटा गाढ़ा पेन आएगा उससे लिखिएगा। उसके बाद बड़े ब्रैकेट में ये जो वर्णनात्मक प्रश्न आपका दिख रहा है ना, इसको बड़े ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे और खंड ब को केवल अंडरलाइन करेंगे, न कि वर्णनात्मक प्रश्न को। इस तरीके से इसको अंडरलाइन करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे उपखंड ख। उपखंड ख यहाँ पर लिखा गया ना, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया उपखंड ख। तो हम भी क्या ही करेंगे, क्या ही करेंगे भाई साहब, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम भी लिख देंगे उपखंड ख और इसको वो अंडरलाइन कर देंगे, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा यहाँ पर, हाँ ये रहा। उसके बाद आपका कौन सा प्रश्नोत्तर करना है, प्रश्नोत्तर पहला करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर पहला दिया ना, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, 4 नंबर का है। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर 1 का यहाँ पर हम कौन सा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है, दोनों में से कोई यहाँ पर कर रहा है ना कि 1 करना है, तो जो वाला हम करेंगे। मान लीजिए कि हम ख वाला करें तो प्रश्नोत्तर 1 का हम क्या लिखेंगे, ख लिखेंगे। सेम उसी तरीके से हमने लिखा है प्रश्नोत्तर 1 का क्या लिखा है हमने, ख वाला लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्या करना था भाई साहब, देख लीजिए कि हिंदी में अनुवाद करना था। न ही आपको ये क्या करता है, संदर्भ नहीं लिखना है, केवल आपको हिंदी में अनुवाद करना है, 4 नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए हिंदी में अनुवाद हमने यहाँ पर हेडिंग बनाया। अब देखिए इसको पढ़िए अच्छे से। कर है कि संस्कृत भाषा पूरा काले सर्वसाधारण वाग्य व्यवहार भाषा आसीत, यानी कि संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण लोगों की वाणी और व्यवहार की भाषा थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करे, तदेव, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, तदेत्रम धुयते यत पूरा को अपि नर काष्ठभारम स्वशिरसि निधाय, यहाँ पर काष्टम विक्रेतु मापणम गच्छति अस्म, यानी कि इसके विषय में सुना जाता है कि प्राचीन काल में कोई मनुष्य यहाँ पर लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रखकर लकड़ी बेचने के लिए बाजार को यहाँ पर क्या जा रहा था, ठीक है ना, जा रहा था भाई बाजार को, लकड़हारा जा रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर काष्टम गच्छति मार्गे निरीपः तेनामृत अपृछत भो भारम बाधती, यानी कि जा रहा था तो मार्ग में उसे राजा मिले, यानी कि उसे राजा मिला और पूछा कि अरे क्या बोझ पीड़ा दे रहा है। तो देखिए उसके बाद ये क्या कर रहा है, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, काष्ठ भारम व आकम नित्यम तदो प्रश्नोरस्य प्रसंग अवदत, यानी कि उसके प्रसंग में उत्तर देता है क्या कि भारम न बाधते राजन यथा बाधती बाधते, यानी कि देखिए, यानी कि वो कहता है लकड़ी का बोझ ढोने वाला लकड़हारा राजा के उसके प्रश्नों के उत्तर के प्रसंग में कहता है कि हे राजन बोझ पीड़ा नहीं दे रहा है जैसा बाधती का प्रयोग पीड़ा दे रहा है। समझ रहे ना, ये बाधती शब्द जो है वाक्य, ये जो शब्द है ना, ये राजा गलत बोले थे, बाध्यते होगा, तो बाधती गलत बोल रहे हैं। तो आपसे ये क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्राचीन काल का लकड़ी ढोने वाला भी संस्कृत जानता था, इसका मतलब यही है। तो ये देखिए इससे आपको मतलब ये सारी चीजें मतलब दे दी जाती है, लेकिन रिलेशन देखिए कहां तक पहुंच रहा है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आपका अनुवाद हो गया। अब चलिए ये तो अनुवाद हमने कर लिया, उसके बाद आता है आपका प्रश्नोत्तर 2, और प्रश्नोत्तर 2 में समझिए क्या करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेम इसमें से मोस्टली क्वेश्चन फंसेंगे, समझिएगा। 4 नंबर का है, कह रहा है कि इनके पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए, यानी कि इसका आपको सारांश लिखना है। 3 दिया गया है, कवि कुलगुरु कालिदास, विश्व कवि रविंद्र और मदन मोहन मालवीय। और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हो तो तीनों को तैयार कर लीजिएगा। संस्कृत की बेस्ट तैयारी इस चैनल से कराई जा रही है, बस जुड़ जाइए आप। इसको तो मैं तैयार करवा दूंगा, आपका 95% पक्का दिलवा दूंगा। तो देखिए तीनों में से कोई एक का करना है। तो देखिए प्रश्नोत्तर 2 का यहाँ पर क वाला हमने किया है, यानी कि किनका किया है, कवि कुलगुरु कालिदास का। तो देखिए सारांश कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे प्रश्नोत्तर 2 का क नंबर,
यहाँ पर कवि कुलगुरु कालिदास का सारांश कैसे लिखना है, लिखेंगे कि कवि कुलगुरु, यानी कि सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कवि कुलगुरु। यहाँ पर लिखेंगे कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि बहुत ज्यादा महान है, ठीक है ना। यहाँ पर संस्कृत साहित्य में उनका अद्वितीय स्थान है, यानी कि उनके बाद किसी का भी स्थान नहीं है। इस महान कवि के कुल काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद है, यानी कि इनका कुल क्या है, यानी कि मतलब कि कुल कहने का मतलब कि किस बिरादरी से आते हैं, इनका जन्म स्थान क्या है, ये इनका माता पिता का क्या नाम है, इसमें अनेक मतभेद हैं। लेकिन समीक्षकों ने अंत और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनका कुछ परिचय प्रस्तुत किया है। ये सारी चीजें यहाँ पर सारांश में लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन वगैरह। देखिए यहाँ पर लिखेंगे जन्म समय एवं स्थान, उसके बाद इसको अंडरलाइन करेंगे। इसमें यहाँ पर आगे लिखेंगे कि कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं, तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन। यहाँ पर इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। मानिए कि उनकी कितनी बड़ी महिमा थी कि हर एक लोग सोचते हैं कि हाँ काश वो मेरे देश के होते, मेरे राज्य के होते, सिद्ध करने में लगे हुए हैं कुछ विद्वान। यहाँ पर आगे देखिए, कुछ विद्वान इन्हें, यहाँ पर देखिए, इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, यानी कि कुछ विद्वान इनको मानते हैं कि इनका जन्म भाई साहब कहाँ पर हुआ था, कश्मीर में हुआ था, और कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं, और कुछ ऐसे भी मानते हैं कि हाँ इनका जन्म जो हुआ था बंगाल में हुआ था, बंगाल में, ठीक है ना, जहाँ का रसगुल्ला प्रसिद्ध है, तो वहीं पर मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला हेडिंग बनाएंगे कुल। कुल यानी कि वंश किस जाति के थे, किस बिरादरी के थे, इसमें आपको बताया जाएगा। तो कुल में क्या लिखेंगे हेडिंग में अच्छे तरीके से कि इनकी रचनाओं के आधार पर इन्हें ब्राह्मण यानी कि कुल में उत्पन्न हुआ मानते हैं, यानी कि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, पंडित थे। इनकी राम के प्रति अपार श्रद्धा थी, यानी कि राम के प्रति बहुत श्रद्धा थी, बहुत लगन थी, उनके ही प्रति बहुत सारे काव्य महाकाव्य की रचना किए थे। आगे देखिए यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य की रचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है। रघुवंश महाकाव्य इन्होंने लिखा था, तो इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनकी राम के प्रति अपार श्रद्धा थी। उसके बाद लिखेंगे रचनाएं, यानी कि कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की, वही चीजें सारांश में लिखी जाती है। इनका पूरा जीवनी वगैरह सारी चीजें जैसे लिखते हैं बस वही चीजें यहाँ पर लिखेंगे कि कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम नामक दो महाकाव्य, मेघदूत और ऋतु संहार नामक दो गीत काव्य तथा मालविक अग्निमित्रम एवं अभिज्ञान शकुंतलम नामक दो नाटकों की रचना की, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए, उसके बाद बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर 3 में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पर किसी एक श्लोक का हिंदी में, यहाँ पर किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुव्याख्या कीजिए। यहाँ पर 2 श्लोक दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कौन सा किया है, यहाँ पर हमने किसका लाया है, तो देखिए प्रश्नोत्तर 3 का क वाला श्लोक किया है। प्रश्नोत्तर 3 का ये वाला श्लोक देखिए, यहाँ पर ये वाला श्लोक भाषम पश्यसि अध्ययन तथा ब्रूहि पुनर्वचनम शिरम पश्यसि भाषस्य त गर्वमिति सोब्रेवित, यानी कि इसी का हम सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में व्याख्या लिखेंगे कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो वैसे ही वचन पुनः कहो, मैं गिद्ध को सिर के देख रहा हूँ, शरीर को नहीं, ऐसा अर्जुन ने कहा, यानी कि इसका आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 4 नंबर की सूक्ति में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो इस सूक्ति का आपको हिंदी में व्याख्या करना है, जो भी होगा आप कर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको मैंने अभी नहीं लिखा है, तो लिख लीजिएगा, आप अपने सीरीज वगैरह से तैयार कर लीजिएगा ये सूक्ति का। उसके बाद 5 नंबर में करा निमित्त में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखिए, 4 नंबर का है। सूक्ति भी आपका 3 नंबर का था, वो भी 4 नंबर का श्लोक। यहाँ पर ये 4 नंबर का पूछा गया है, श्लोक का संस्कृत में अर्थ देना है। काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम वैजनन च मूर्खानाम निद्राय कलेहन, यानी कि 5वां का क नंबर यहाँ पर सोल्यूशन किए हैं। तो देखिए यहाँ पर 5वां का क नंबर में क्या लिखे हैं कि कवि कथ्यत, यहाँ पर कवि कहते हैं कि भूतले जन्मग्नम सुभाषितम च इति तीर्णतनानि सन्ति, यानी कि भूमि पर जन्मग्नम, यानी कि ये संस्कृत में ही करना है, तो इसको लिख देंगे मूर्खा पाषाण खंडान रत्नानि कथयन्ति मूर्खे पाषाण खंडय रत्नानि संज्ञा विधीयते वस्तुतम जलमग्नम सुभाषितः अखिल विश्वस्य कल्याणतम भवति, यानी कि 5 नंबर के यहाँ पर संस्कृत में अर्थ लिखना था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 का क वाला, ठीक है ना। यहाँ पर 6 का क लिखेंगे कि किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, 4 नंबर का। यहाँ पर 3 चरित्र चित्रण दिए गए हैं, तो मैंने 6वां का पहला वाला हम किए हैं, ठीक है ना। 6वें के क का पहला वाला महात्मा स्मरणी पाठ से महात्मा गांधी का, ठीक है ना। तो ये चारों आप तैयार कर लीजिएगा, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी का ये चरित्र चित्रण देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर कि महात्मा गांधी का यहाँ पर प्रश्नोत्तर 6वां का क का पहला किए हैं, महात्मा गांधी यहाँ पर लिख दिए। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। इसी तरीके से आपको लिखना है, सेम टू सेम जो भी
वो इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद लिखेंगे सत्यवादी। महात्मा गांधी बचपन से ही हरिश्चंद्र नाटक देखा, इस नाटक का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, इसके फलस्वरूप इन्होंने आजीवन सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प लिया और यहाँ पर इस संकल्प को संपूर्ण जीवन भर पालन किए। उसके बाद नैतिकवादी। गांधी जी बड़े नैतिकवादी थे, वह अनेक कार्यों में उनकी रुचि थी, नेक कार्यों में उनकी रुचि थी। यहाँ पर उनके इस गुण से पता इस बात का चलता है कि जब विद्यालय में आए इंस्पेक्टर ने कक्षा में बच्चों से किस शब्द को यहाँ पर केटल शब्द लिखने को कहा, तब उन्होंने कॉपी पर गलत लिखा। अध्यापक के कहने पर भी वो शब्द को नकल करके सही नहीं किए। तो भाई नैतिकवादी थे। उपेक्षितों के नेता, यानी कि महात्मा गांधी सदैव उपेक्षितों के हित में पक्षधर है। उसने अपने इस आचरण के कारण इन्हें अनेक बार गोरे लोगों द्वारा अपमानित होना पड़ा। यहाँ पर प्रेम और एकता के अग्रदूत। प्रेम और अहिंसा गांधी जी के अनुपम अस्त्र थे। उन्होंने अनेक बार विखंडित भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो दिया। यही कारण है कि उनके समर्थन में लोग यहाँ पर करोड़ों लोग नागरिक यहाँ पर विश्व के अनेक देशों से भी लोग खड़े हो गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया ना। उसके बाद उपखंड ख आता है। यहाँ पर उपखंड ख में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर ये वाला आपका जो आता है कौन सा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी एक और है यहाँ पर ख वाला देखिए यहाँ पर जूम करते हैं। यहाँ पर देखिए ख वाला है। इसमें पूछ रहा है कि संस्कृत प्रश्न का संस्कृत में उत्तर लीजिए। देखिए महात्मा कुत जन्म लेवे, तो हमने लिखा है महात्मा गांधी पोरबंदर नामनी नगरे जन्म लेवे। एक ही का करना है, एक प्रश्न का तो एक हमने दे दिया। उसके बाद उपखंड क आता है, तो हमने उपखंड ख यहाँ पर डाल दिया। प्रश्नोत्तर 7 का क वाला कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर 7 यहाँ पर क लिख दिया। उसके बाद देखिए इनमें भी किसी एक पद का एक का नियमानुसार यहाँ पर क्या करना है कि विभक्ति का नाम लिखना है। तो देखिए विभक्ति का नाम रामम दिया है, तो रामम में कौन सा विभक्ति हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, तो हमने लिख दिया। उसके बाद 7वां नंबर का ख नंबर पूछता है कि किसी एक पद में प्रत्यय लिखना है। प्रत्यय कोई भी 4 दिया है, चारों में से किसी एक का लिख लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। तो 4वां का यहाँ पर कौन सा, कत्वा प्रत्यय पहला वाला हमने किया है, पहला वाला में श्रुतवा में कत्वा प्रत्यय। उसके बाद देखिए 8वां नंबर प्रश्नोत्तर क्या कर रहा है। 8वां नंबर यहाँ पर देखिए इसमें क्या बताना था, वाच्य परिवर्तन करना था। 3 दिया है, तीनों में से किसी एक का करना था। तो हमने क वाला यहाँ पर किया है, सीता पत्रम लिख्यते, यानी कि सीता पत्रम लिख्यते। यहाँ पर इसका सीतया पत्रम लिख्यते, इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। तो 8 नंबर तक हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर निम्न में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 यहाँ पर 8 लाइन में आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर अभी छूटा है। 9 नंबर में कह रहा है कि वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। आप लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर भवन्तः वदन्ति लिख देंगे, भवन्तः वदन्ति लिख देंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि लड़की को पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर लड़की को पढ़ना चाहिए यहाँ पर तुम राम या हरि जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्वम राम हरि वा गच्छति। उसके बाद लड़की को पढ़ना चाहिए बालिका अध्ययन कुर्यात। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। 3 करना था, 3 हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर निबंध लिखने को कर रहा है। देखिए निबंध किसी एक विषय पर 8 लाइन में, यहाँ पर 8 मार्क्स का है। यहाँ पर सदाचार, सत्संगति, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, विद्या, चारों में से किसी एक पर लिख देंगे। आपका 5 दिया है, पांचों में से कोई एक पर लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आसान है। और लिखना भी कैसे, आइए देख लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और प्रश्नोत्तर कर दिया गया है, इसके बाद निबंध लिखा गया और प्रश्नोत्तर 11 को कर दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नोत्तर 11 को सबसे पहले देख लेते हैं किया गया है। तो यहाँ पर किया गया है, देखिए यहाँ पर संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना था, तो यहाँ पर कौन से वाला किया गया है, त्वम वाला किया गया है। त्वम वाला किया गया है, तो यहाँ पर त्वम को अंडरलाइन करके लिखेंगे कि त्वम कुत्र गच्छति। यहाँ पर उसके बाद कौन सा किया गया है, ईश्वर वाला, तो ईश्वर सर्वत वाला, तो ईश्वर सर्वत संभवते निवसंति लिखा गया है। तो ये 2 यहाँ पर करना ही था, 2 कर दिया गया। अब यहाँ पर 10 वाले का किया गया है, तो संस्कृत। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी कितने नंबर का था, 4 नंबर का था ये वाक्य प्रयोग, तो ये भी 4 नंबर आपके फिक्स हो गए। उसके बाद निबंध देखिए कैसे लिखना है, इन्होंने लिखा है सदाचार पर। यहाँ पर देखिए सदाचार पर, सत्संगति, यानी कि बहुत सारे दिए गए थे, सदाचार पर इन्होंने लिखा है। देखिए कैसे लिखा है, प्रश्नोत्तर 7 के यहाँ पर 10 के पहला में सदाचार सताम आचार सदाचार्य कथे, 2 नंबर में सजना यद आचरण तदेव आचरणम सदाचार कथ्यते, 3 नंबर में सदाचारी जना सवै शिष्टता पूर्वकम आचरण, 4 नंबर में सत्यम वदत नित्यम माता पितु अभिवाद्यत गुरुजननम आदरम करोत परोक्राम च करोत, 5 नंबर में मानव सजनवत आचरण सदाचारी धार्मिक विनीत च भवत, 6 नंबर में सदाचारी युक्त जन सत आदरम लभते, 7 नंबर में सदाचारण पाप कर्म प्रवृत्ति न भवत बुद्धि निर्दोष भवत सच जनाम हित चिंतते प्रवृत्त भवत, 8 नंबर में समस्त ग्रंथेषु आचार्य महिमा वर्णयति, 9 नंबर में अतः वयम सदा सदाचरण भवेम। इस तरीके से ही आपको कॉपी लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पर। और एक चीज यहाँ पर छूट गया था, OMR में एक चीज बताना भूल गए थे। देखिए ये OMR शीट है ना, यहाँ पर पहले का मान लीजिए कि 20 सही है, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि पहले का 20
लिख देंगे, दूसरे का भी बी सही है तो बी लिख देंगे, तीसरे का ए तो ए, इस तरीके से भर देंगे, यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, इस तरीके से ओएमआर शीट भरा जाता है। तो देखिए हमने पूरा यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन बता दिया। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहाँ पर इस चैनल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से इस वीडियो को बनाया हूँ। वीडियो को लाइक करके यहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि बेस्ट तैयारी कराता हूँ, फालतू वीडियो नहीं डालता हूँ। आपको जितना भी नॉलेज से रिलेटेड वीडियो है वही प्रोवाइड करता हूँ। तो बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।